हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससीएच। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ट्रस्ट मी, अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो दैट यू कैन एवर लिसन। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो पेपर में आती है। और मेरी बात मान के चलिए, अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करते हैं या फिर एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मतलब मैं उन कुछ टॉपिक्स में से उनको लिस्ट करूँगा जहाँ पे बहुत ही हाई रिवॉर्ड रेशो है। आप देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पास्ट ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और या तो उनको डायरेक्टली पूछा जाता है सवाल के अंदर या फिर इनडायरेक्टली सवाल के अंदर एम्बेड करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूछा जाता है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको वाकई में बाय हार्ट रटा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही कराऊंगा आज। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबसे पहली बात कौन से आर्टिकल में गिवन है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडेड बाय आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A मीन्स अमेंडमेंट। तो इसके लिए एक नया पार्ट बनाया गया जिसको कहा गया पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। तो ये अमेंडमेंट है, तो ये अमेंडमेंट कभी तो हुआ होगा। तो आर्टिकल 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगर आपको थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री पता है तो 1976 वॉज द टाइम ऑफ इंटरनल एमरजेंसी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसी वजह से। तो उसी से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो उस वक्त काफ़ी वॉलेटिलिटी का माहौल था इंडिया में। तो इंदिरा गांधी कंसिडर्ड इट अ गुड टाइम टू सेंड अ मैसेज टू द सिटीजन्स। उन्हें लगा कि आप हर वक्त फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहते हो, बट कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ एज अ सिटीज़न आपकी भी तो हैं इस कंट्री की तरफ, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ तो हैं। तो उसी का रिमाइंडर देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, जिस कमेटी को बोला जो कमेटी हेड कर रहे थे स्वरण सिंह, जिसको बोला गया स्वरण सिंह कमेटी। तो स्वरण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशंस दी। बट जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऑफिशियली ऐड किया गया वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। बट उन्होंने हमारे पे एक एहसान ज़रूर कर दिया कि इसको नॉन जस्टिसेबल रखा। जैसे आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिसेबल हैं, यानी कि इफ़ गवर्नमेंट इज़ नॉट अडहेरिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन तो वो जा करके कोर्ट में उनको इन्फोर्स करा सकता है। बट अगर कोई बंदा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं करता तो गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स नहीं करा सकती थ्रू द कोर्ट्स, तो दे आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यही सवाल पूछा जा सकता है, वो घुमा करके, ऐसे डायरेक्टली तो सवाल नहीं देता कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल है या नहीं, वो कुछ ना कुछ घुमा करके इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर चेक करेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है कि नॉन जस्टिसेबल हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको पढ़ते हैं। तो जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ओरिजिनली ऐड की गई थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है, बट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो वो आपको याद होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी वो याद होना ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। बट हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, उसकी एसेंस आपको याद होनी चाहिए। इतना वो ज़रूर पूछते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हैं। तो मैंने आपको इनको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल जो उनकी एसेंस है उस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद करनी है, मतलब इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। बट हाँ, मैं इनको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। याद कराना आप मेरे पे छोड़ दें, ये मेरी गारंटी है कि ये आपको याद हो। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं। जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। ठीक है, क्या कहती है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है। दूसरी कहती है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल। मतलब वो जो फ्रीडम के, लिबर्टी के जो नोबल आइडियाज़ थे जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया, उनको आपको चेरिश करना है। यू हैव टू चेरिश दोस। अब आपका तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब आपको भी इंडिया की जो सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको अपहोल्ड करना है, उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करना है। ठीक,
तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर आपको कंट्री को डिफेंड करने के लिए नेशनल सर्विसेज के लिए बुलाया जाता है तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक। पांचवी, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब आपको इंडिया की जो हारमनी है, हमारा जो कॉमन ब्रदरहुड है, हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर के, बहुत सारे रिलीजन के, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं, बट हमारे अंदर एक ब्रदरहुड है क्योंकि हम सब इंडियंस हैं। एज अ इंडियन होना हमारे लिए एक ब्रदरहुड है, वो हमको जोड़ के रखता है। तो हमें उसी तरीके से अपनी हारमोनी को प्रमोट करना है। और विमेन के खिलाफ अगर कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है तो उसको हमें रिनाउंस कर देना है, ठीक है। ये रही हमारी पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी। छठी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही कंपोजिट है और ये अपने आप में एक बहुत रिच हेरिटेज है हमारी। मतलब कि इतने डिफरेंट टाइप के लोग इतनी पीसफुली आपस में इतने सालों से जुड़े हुए हैं क्योंकि बस जस्ट कि वो इंडियन हैं। उसने हमको बीइंग एन इंडियन हमें जोड़ के रखा है और उसी चीज़ को हमें वैल्यू देनी है और उसी चीज़ को हमें प्रिजर्व करना है, ठीक है। सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब हमें हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। मतलब जहाँ तक हमारे से हो सके हमें उसको इम्प्रूव करना है। हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो। हमें जहाँ तक हमारे से हो सकता है हम प्लास्टिक रैपर्स और प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे। ये एक मतलब बेयर मिनिमम है जो हमें अपनी तरफ से करना है। हमें गंदगी नहीं फैलानी, ठीक है। एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स की तरफ हमारा कंपैशन होना चाहिए। दिस इज द सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी। अब आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? वो है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। मतलब हमें साइंटिफिक टेम्पर अपना डेवलप करना है ताकि हम इंडिया के तरक्की की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पता होना चाहिए कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक, इस पर सबका हक है। हमें इसको ख़राब नहीं करना है, हमें इसको सेव गार्ड करना है, हमें तोड़ फोड़ नहीं मचानी। हम जब भी अपने कुछ भी हमारी जो हिस्टोरिकल धरोहर हैं, हमारी फोर्ट्स हैं या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें उसको सेव गार्ड करना है क्योंकि वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब जो हमारा 10th फंडामेंटल ड्यूटी है वो है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। हमें हर स्फीयर में एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है ताकि इंडिया भी एक्सीलेंस की तरफ एक्सेल करे, क्योंकि एक्चुअली हम सब मिला के ही तो इंडिया हैं। हम एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे तो इंडिया एक्सीलेंस की तरफ जाएगा। तो ये थी 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ये ज़रा यहाँ पे ये कलर कॉम्बिनेशन सा क्या करा है? मतलब एक को आपने रेड में लिखा है, एक को वाइट में। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा मन कर रहा था आप कि मुझे अच्छा लग रहा था कि थोड़ा आज कलर कॉम्बिनेशन करा जाए, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। ऐसा नहीं है। इसका एक मीनिंग है। देखिए, वैसे तो मैंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल। क्या कहा था मैंने? कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल। बट ये जो रेड वाली यानी कि जो ऑड नंबर वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ज़रा आप इनका एक नेगेटिव सेंस लेके देखिए। मतलब ये जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन सबका नेगेटिव सेंस लेके चलते हैं, ठीक है। क्या वो पॉसिबल है या नहीं? सब वो पहली का लेके चलते हैं। वो कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ज़रा तुम कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाके तो देखो, ज़रा इंडिया के नेशनल आइडियल्स और नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करके तो देखो। तो देयर आर बाइंडिंग लॉज बिहाइंड इट। ये सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं है, देयर आर बाइंडिंग लॉज बिहाइंड इट। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। भले ये ड्यूटी ये जो लिख दिया है एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ये जस्टिसेबल ना हो, बट इसका रिवर्स आप नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। ये आपको नेचुरली करना ही पड़ता है। अगर आप सेकंड में आ जाओ, वो कह रहा है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल। देखिए, ये तो एक इंसान का अपना नेचुरल टेंडेंसी है कि वो जो हमारा नेशनल स्ट्रगल है वो उसको अप्रिशिएट करे या ना करे। अगर वो नहीं भी करता, ये उसका एक मतलब ये चीज़ उसके दिमाग में है, सिर्फ उसको चेरिश करना या ना करना। वो अगर नहीं भी करना चाहता तो इसमें मतलब इसका कोई सेंस नहीं है कि आपके खिलाफ कोई लॉ लगा दिया जाएगा कि नहीं, आप ऐसा सोच भी कह सकते हो कि नेशनल स्ट्रगल वॉज नॉट गुड इनफ। नहीं, तो इसके खिलाफ कोई भी बाइंडिंग लॉ नहीं है। अब इसी तरह जितनी भी रेड वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो मैंने ऑड वाली मार्क की है, सबके पीछे बाइंडिंग लॉज है, वाइट वाले के पीछे नहीं है। देखते हैं जो थर्ड वाला है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ज़रा तुम इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की तरफ, उसको ख़राब करने की तरफ आंख भी तो उठा के देखो। देयर आर लॉट ऑफ लॉज अगेंस्ट इट।
टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अभी इंडिया के अंदर कोई भी मिलिट्री कंस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको जाके नेशनल सर्विसेज देनी ही देनी है। हाँ, मतलब यह है कि आपको अगर कभी भी ऐसी कुछ बात आ जाए तो यू हैव टू गिव नेशनल सर्विसेज, ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू मूव इन। ज़रा तुम कुछ भी ऐसा करके तो देखो कि जो इंडिया की जिससे इंडिया की हार्मनी खराब होती हो, या कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस विच इज़ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, वो करके देखो। देयर आर लॉट ऑफ लॉज, फॉरन के फॉरन तुम्हें जेल में फिट कर देंगे, ठीक है। सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो ठीक है, आप वैल्यू मत करो, है मतलब कंपोजिट कल्चर हमारा बहुत अच्छा है, हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, मगर अगर नहीं भी करता कोई तो देर इज़ नो बाइंडिंग लॉ अबाउट दैट। 7, टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ज़रा नेचुरल इन्वायरमेंट आप ख़राब करके देखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब आप ही को बनाए गए हैं, आप ही के लिए बनाए गए हैं। ज़रा करो तुम ख़राब, पता लग जाएगा। ज़रा लिविंग क्रीचर्स की तरफ कंपैशन मत रखो, उनके साथ क्रूअल्टी दिखाओ, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट, ठीक है। 8वां, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है भाई, मत करो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप, बहुत लोग नहीं करते, कोई बात नहीं। 9th वाला, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। अरे वायलेंस करके तो देखो, पूरा CPC CRPC तुम्हारे लिए तो है, फॉरेन के फॉरेन जेल में फिट कर देंगे भाई। 10th, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। ज़रा ठीक है, अगर आप एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते, बहुत से लोग ऐसे ही आते हैं ज़िंदगी में और ऐसे कैसे चले जाते हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कहीं एक्सेल नहीं करते, ठीक है, आप भी मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब बता दी। ये भी बता दिया कि जो ऑड वाली हैं उनके पीछे बाइंडिंग लॉज हैं, जो ऑड वाली नहीं है उनके पीछे बाइंडिंग लॉज, जो इवन वाली है उनके पीछे बाइंडिंग लॉज नहीं है। बट अगर पूरा एक्चुअली पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट जस्टिसेबल, मतलब यहाँ से गवर्नमेंट आपको इनका हवाला दे करके आपको ये इन्फोर्स नहीं करा सकती। भले ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो एज अ रिमाइंडर दी गई हैं, उनके पीछे, उनके नेगेटिव सेंस के पीछे जो है देयर आर लॉज, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये आपने पढ़ा तो दी फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट ये याद कैसे होंगी, ठीक है, उसका भी हम जुगाड़ करके लाए हैं। तो मैंने एक मेमोनिक बनाया है, मतलब ये इनको याद करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसमें जो ऑड वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, उनको याद करते हैं। अब देखिए जो मेमोनिक, क्योंकि इनको हमें याद, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बहुत छोटा सा कोई मेमोनिक लिया था कि वर्ड टू वर्ड हमें याद हो जाए, क्योंकि हमें वर्ड टू वर्ड तो याद करना नहीं है, हमें पूरी पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करनी है, तो हमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा इसमें। तो हम लॉजिकली एक मेमोनिक बनाएंगे, उससे याद करेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं याद होता, इसको 2-3 बार देखिएगा, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए, अब इस मेमोनिक का जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि 1, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी 1 से हम क्या याद रखेंगे, 1 कॉन्स्टिट्यूशन और 1 नेशनल फ्लैग। हर चीज़ हमारी 1 ही तो है, एक ही नेशनल फ्लैग है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ से हमारे क्या याद होगी, 1 से याद आएगा टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग और एंथम। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली है वो 1 से याद होगी, क्योंकि हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अब 3, अब जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें 3 ही वर्ड हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। मतलब काम के जो वर्ड है उसके अंदर वो 3 ही है जिनके ऊपर वो बेस्ड है, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से थर्ड से तीसरी वाली याद हो गई। अब 5th पे आ जाओ। 5 से हम क्या याद रखेंगे, 5 फिंगर से बनता है हाथ। अब जब भी ब्रदरहुड की बात होती है ना, तो ऐसे हाथ से हाथ मिलाने की बात होती है कि हाथ से हाथ मिला के हम ब्रदर हैं भाई, ठीक है। तो ब्रदरहुड हम कहाँ से याद रखेंगे, 5 से 5 उंगली है, 5 उंगलियों से बनता है हाथ, हाथ से मतलब हाथ से हम याद रखेंगे, हाथ से हाथ मिलाओ ब्रदरहुड। तो प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये 5 फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ से याद हो गई। अब 7, रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7। अब रेनबो मतलब नेचर, इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो यहाँ से 7 से क्या याद आएगा आपको, 7 से याद आएगा आपको रेनबो, और रेनबो से याद आएगा इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट वाली ड्यूटी है ना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, वो आपको 7 से याद आएगी, ठीक। उसके बाद 9th, वैसे तो देखिए 8 प्लैनेट है, लेकिन अभी के लिए मान के चलें कि 9 ही प्लैनेट है। अब देखिए 9 प्लैनेट आपस में मूव करते हैं इतने कॉम्प्लेक्स रिवोल्यूशनरी मोशन में, बट वो कभी भी टकराते नहीं, मतलब कभी भी एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नहीं। तो यहाँ से हमें क्या याद रहेगी, 9 से 9th प्लैनेट है जो आपस में लड़ते भिड़ते नहीं, तो एब्जॉर्ब वायलेंस वाली, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। तो इस तरह हमारे से जो ऑड वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो याद हो जाएंगी। अब
आप कहेंगे तो इवन वाली का क्यों नहीं बनाया आपने? अब इवन वाली जो है ना, अब अगर मैं इतना बड़ा मेमोनिक बना दूंगा तो एक तो बन नहीं पाएगा, और दूसरी बात वो याद नहीं रह पाएगा। तो पहले तो बस ये 5 याद कर लो। अब कहीं ना कहीं जो इवन वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है। इवन वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है। मतलब जब उन्होंने लिखा गया होगा तो उस वक्त इस सेंस में नहीं है, बट यह है कि हम थोड़ा सा रिलेट करके उन्हें याद कर सकते हैं। अब जैसे देखो, पहली फंडामेंटल ड्यूटी अगर आपके याद आ गई, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, जो मैंने वन वाली ट्रिक बताई है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑड वाली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये सारी की सारी याद आ गई हैं इस मेमोनिक के थ्रू। तो जो पहली है वो कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने नोबल आइडियाज़ जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल को चेरिश करा, मतलब जो हमारे नेशनल स्ट्रगल के जो आइडियाज़ थे, नोबल आइडियाज़ थे, जब आप उनको चेरिश करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कि कितनी मुश्किल से हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप और ज़्यादा अवॉइड करेंगे। तो उसके लिए उनको चेरिश करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा हम याद रखेंगे। यहाँ से सेकंड वाली फंडामेंटल ड्यूटी, ये इसका लिंक है। ठीक, अब थर्ड वाली अगर हमारे याद है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर ये हमारे याद है तो देखो, ये तो आपने कह दिया कि भाई एज अ सिटीजन तुम्हें जो है इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन करोगे कैसे? अगर कभी इंडिया पे कोई आँच आ जाए और इंडिया आपको बुलाए टू डिफेंड द कंट्री, तो आपको जाना पड़ेगा ना। यू हैव टू रेंडर नेशनल सर्विसेज, तभी तो प्रोटेक्ट कर पाओगे। ऐसे तो ये तो हवा हवाई बात हो गई। तो उसकी जो कॉन्क्रीटनेस है वो इस वाली फंडामेंटल ड्यूटी में है। ठीक है, फिफ्थ वाली, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। ठीक, अब जो हमारा ब्रदरहुड है ना, वही तो हमारा कल्चर है। आप देखिए इंडिया का जो कल्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद भी हम एक हैं। वी हैव अ कॉमन ब्रदरहुड। तो कॉमन ब्रदरहुड से जो आएगी ना, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड से ही हमारा कंपोजिट कल्चर बनता है। तो यहाँ से आपको क्या याद आएगी? कंपोजिट कल्चर वाली ड्यूटी। ठीक है, क्योंकि कॉमन ब्रदरहुड से ही तो वो कंपोजिट कल्चर बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ से हमारी कंपोजिट कल्चर वाली ड्यूटी हमें याद आ जाएगी। ठीक, बात हो अगर सेवन्थ वाले की, तो सेवन्थ से मैंने बताया था, रेम्बो से याद आएगी आपको इन्वायरमेंट वाली ड्यूटी। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट वाली ड्यूटी याद आ गई, आपको सेवन्थ याद आ गई और अब एर्थ याद करनी है, तो आप देखें कि इन्वायरमेंट, आपको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए कम से कम आपको थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज ये तो होनी चाहिए ना कि किस चीज़ से इन्वायरमेंट ख़राब होता है। भाई एक जो बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, उसे कोई एजुकेशन नहीं है, कोई उसका साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, उसे कहो कि भाई ये प्लास्टिक की थैली, इससे नुकसान है, ओके भाई इससे क्या नुकसान है, उसे पता ही नहीं है कुछ चीज़। जब आप अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करोगे तभी तो आप अप्रिशिएट कर पाओगे ना कि किस चीज़ से मुझे अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। तो इस तरीके से यहाँ से लिंक्ड है। ठीक है, तो सातवें से मुझे फ़ौरन के फ़ौरन याद आ जाएगी। अब जो नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, टू अब्जॉर्व वायलेंस वाली। अब देखो इसको मैं ऐसे याद रखता था कि जब हम अगर हम लड़ाई भिड़ाई में रह गए ना, तो हम कहीं भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। आप देखें जो लोग मतलब लड़ते भिड़ते रहते हैं, वो बस लड़ते भिड़ते ही रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। तो अगर आप लड़ते भिड़ते रह गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप लड़ो भिड़ोगे नहीं, इफ़ यू ऑब्जर्व वायलेंस देन यू विल स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। तो बस यही तरीका है सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने का। एक बार में ना ये समझ में आए, ना याद आए, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें। बट फिर मेरी गारंटी है कि आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई, आपने इस तरह याद कर लिया, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब एक थोड़ी सी, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो असल में 11 हैं अब, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा था हमने 2002 में। ठीक है, असल में आर्टिकल 45 विच इज ए DPSP, वो क्या कहता था कि हमें चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। तो उसी को फुलफिल करने के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 करा गया था, जिसने सबसे बड़ा काम किया, आर्टिकल 21A बनाया, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। उसने ये कहा कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। मतलब राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। लेकिन हमने ये तो बनाया ही बनाया, हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी भी एक्ट करी उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो थी हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। वो ये कहती है कि फॉर स्टेट टू फुलफिल इट्स ड्यूटी,
कुछ ड्यूटी सिटीजन की भी है, ठीक है। बच्चा जब स्कूल में आएगा तो उसको फ्री एजुकेशन देना स्टेट का काम है, लेकिन उसको देने के लिए कम से कम उसके माँ बाप या उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स उसे स्कूल तक भेजें। तो जब तक वो उसको स्कूल भेजेंगे नहीं तो स्टेट उसको फ्री एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेगा? तो वो तो आपके एज अ पेरेंट आप ही की ड्यूटी है ना कि आप उसे स्कूल भेजें। तो वही है 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो यानी अगर आप देखें कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 21A आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब इनके बीच में एक लिंक है। फॉर स्टेट टू फुलफिल इट्स ड्यूटी अंडर आर्टिकल 21A, आपको भी अपना कुछ ना कुछ पार्ट अदा करना पड़ेगा। यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रन, तो देयर इज़ अ लिंक। तो अगर आ जाए कभी भी सवाल में, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत ही बारीक पॉइंट था, बच्चे इसको समझ नहीं पाए कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आर्टिकल 21A, वो लिंक बना ही 11th फंडामेंटल ड्यूटी की वजह से है। तो अगर अब ये स्टेटमेंट आता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल एक्ट और फंडामेंटल राइट्स, तो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो बस दैट इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। इससे ज़्यादा आपको यूपीएससी के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी। अगर आपको ये वीडियो रट गई, इसमें जो जो मैंने आपको लिखा हुआ मटेरियल दिया है वो आपने रट लिया, तो दैट इज़ ऑल फॉर यूपीएससी। मतलब आपके सारे सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।